हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। बिना समय गवाए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखो, अगर क्लैट 2024 की तैयारी कर रहे हो तो क्लैट पॉइंट लेकर आ चुका है रिवॉल्यूशन क्लैट के प्रिपरेशन में 21,999 का ये कोर्स है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस 7 बुक्स आपके घर पे आने वाली हैं, मॉक टेस्ट, पर्सनल मेंटरशिप, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, डेमो क्लासेस देख लो, अच्छा लगता है तो आप वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हो। प्लस कॉन्टैक्ट नंबर भी है टीम का, आप कॉन्टैक्ट करके भी जानकारी ले सकते हैं। 2025 क्लैट की तैयारी कर रहे हो देन यू कैन गो फॉर आवर विजेता बैच। इट विल कॉस्ट यू 32,999। 2 ईयर का ये कोर्स रहेगा, तो आप इसमें भी चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। देखो, आज की सबसे पहली फ्रंट पेज की न्यूज़ है, अहमदनगर विल बी नाउ रिनेम्ड एज अहिल्या नगर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस जगह की? अहमदनगर। ये बताओ, ये कौन सी जगह पे है अहमदनगर? किसी को अगर मतलब आई थिंक वैसे तो पता हो चुका होगा अब तक जब न्यूज़पेपर और ये सब पढ़े होंगे, बट एक बार में पता चल जाना चाहिए आप लोगों को। अहमदनगर इज इन महाराष्ट्र। तो चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने अनाउंस किया है कि अहमदनगर सिटी का नाम जो है वो अहिल्या नगर कर देंगे। अहिल्या कौन है? तो अहिल्याबाई होलकर जो हैं, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वुमेन लीडर रही हैं इंडिया की, उनके नाम पे इनका नाम रखा जा रहा है। तो पहले इस न्यूज़ पे आए, थोड़ा सा पहले इनके बारे में जानते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। अहिल्याबाई होलकर जो है 1725 से लेके 1795 तक ये रही थी। इनको राजमाता अहिल्या देवी होलकर के नाम से भी जाना जाता है। और ये खांडा राव से इनकी शादी हुई थी और उसके बाद ये होलकर मराठा कास्ट की ब्राइड बनी थी। इनके जो फादर इन लॉ हैं उनका नाम था मल्हार राव होलकर, जो कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री फोर्सेस से रूबरू कराते हैं या फिर इस लाइन में लेके आते हैं, आप कह सकते हैं। जब इनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी उसके बाद इन्होंने जो है चीज़ों को संभालना शुरू किया। इनके हस्बैंड की मृत्यु जो है इन बैटल ऑफ कुंभेर इन 1754 हो गई थी। रानी अहिल्याबाई जो हैं, शी बिकेम द रूलर ऑफ मालवा इन 1766 आफ्टर हर फादर इन लॉ डाइड। जब इनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई, इनके फादर इन लॉ की मृत्यु हो गई, देन शी स्टार्टेड टू रूल। और 1766 में इनके थ्रू जो है आप देख सकते हो कि चीज़ें शुरू हुई। इन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो रिलोकेट कर दी थी महेश्वर में। कहाँ पे? महेश्वर में। चलो, मेरा एक और आप लोगों से क्वेश्चन है, कौन सा मुगल रूलर था जिसने अपनी कैपिटल को आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया था? ठीक है, लेट्स सी कितने बता पाते हैं। देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, क्लैट में ना स्टैटिक जीके नहीं आता, ये हमें पता है, बट करंट से कनेक्ट करके स्टैटिक जीके आ जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, औरंगजेब रोड है, उसका नाम बदल दिया, ठीक है, तो उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। तो ये भी स्टैटिक पार्ट है, लेकिन दिस कैन बी आस्क्ड क्योंकि ये करंट में था न्यूज़ में, तो ये चीज़ें आपको करनी है। तो महेश्वरम अहिल्याबाई जी की कैपिटल थी, एक सेंटर फॉर इंटेलेक्चुअल, म्यूजिशियल, आर्टिस्टिक एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी का ये हब था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी ये काफ़ी फेमस जगह थी। अहिल्या फोर्ट वॉज बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर इन 18th सेंचुरी। हर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी अर्नड हर द टाइटल ऑफ क्वीन। और इन्होंने हिंदू टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो रोल अदा किया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या न्यूज़ है उस पर आ जाते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें थी। इसके बाद देखो, सिर्फ यही नाम तो नहीं है, इसके अलावा कुछ नाम और भी बदले थे, जैसे कि औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर करने की बात थी, ओस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने की जगह थी, बात थी। तो एक तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी? औरंगाबाद, और एक है ओस्मानाबाद। इन दोनों का नाम चेंज करने के लिए बहुत पहले ही प्रपोजल आ गया था, आपने न्यूज़ में इसको पहले ही पढ़ लिया होगा, काफ़ी पुरानी बात है ये, बट इसको अप्रूवल जो है ना अब मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नाम प्रोबेबली चेंज हो जाएंगे। एक हो जाएगा अहमदनगर टू अहिल्या नगर, औरंगाबाद का नाम हो जाएगा क्या आपका? संभाजी नगर, और उस्मानाबाद का नाम हो जाएगा क्या? धाराशिव। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगली न्यूज़ के ऊपर। Amend law to make necrophilia is an offense, says High Court. नेक्रोफिलिया भी बोल सकते हैं इसे एक्चुअली, बट नेक्रोफिलिया ऐसे समथिंग ऐसे प्रोनाउंसिएशन होता है। व्हाट इज नेक्रोफिलिया? पहले तो यही समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली देखो, डेड बॉडी के साथ जब लोग सेक्स करते हैं ना, तो इस प्रक्रिया को नेक्रोफिलिया बोलते हैं।
अब हमारे देश में ना देखो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो आप देखते हो कि जहाँ पे कोई भी लाशें होती हैं उनको रखा जाता है, तो वो हॉस्पिटल में उनकी निगरानी करने वाले जो लोग होते हैं, बहुत बार ऐसे केसेस आप अगर अभी गूगल कर लोगे तो देखोगे कि बहुत बार ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि दे डू सेक्स विद द डेड बॉडीज। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। अभी देखो क्या हुआ है, ऐसा ही एक केस अभी हाईकोर्ट में आया हुआ था, तो यहाँ पे ना इस पर कुछ बातें बोली गई। क्या बातें बोली गई पहले वो समझते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा इस केस के बारे में समझा देता हूँ। एक केस था जिसमें कर्नाटका हाईकोर्ट पे गया, जिसमें एक बंदा जो है ना उसने पहले मर्डर किया, फिर डेड बॉडी के साथ सेक्स किया, फिर इसको जो ट्रायल कोर्ट ने मर्डर प्लस रेप दोनों की कन्विक्ट किया। हाई कोर्ट ने ना अब इसे सिर्फ मर्डर के लिए कन्विक्ट किया है, बोला कि डेड बॉडी के साथ रेप करना जो है इट विल नॉट, जो हमारे जो आईपीसी के सेक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग ये नहीं चल पाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ इनको मर्डर के लिए कन्विक्ट किया गया है। तो इसी पे कोर्ट ने क्या बोला है, कोर्ट ने यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग से देख लेते हैं। देखो जो मॉर्चरीज होती है ना उसको जो गार्ड करता है, बहुत बार ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि वो या फिर कोई हॉस्पिटल का स्टाफ जो है वो इस तरीके की चीज़ों को करते हैं, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश करते हैं। हमारे देश की जो आईपीसी है इसमें जो मेन आप सेक्शंस देखते हो रेप के लिए या फिर इस तरीके की और भी चीज़ों के लिए, जैसे 376 हो गया या 377 हो गया, ठीक है, तो डेड बॉडी के साथ सेक्स करना ना इन दोनों में ही कवर नहीं है। इवन अप्राकृतिक सेक्स की डेफिनेशन में भी हमारे आईपीसी में डेड बॉडी के साथ सेक्स करने के बारे में नहीं लिखा हुआ है। तो हाई कोर्ट ने ये बोला कि हम चाहते थे इस बंदे को सजा देना, मतलब इनडायरेक्टली मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, बट कोई कानून ही नहीं है जिसके बेसिस पे इसको सजा दी जा सके। और यूनियन गवर्नमेंट को कुछ सोचना होगा, इसके लिए आईपीसी में अमेंडमेंट लाना होगा, या तो जो अननेचुरल सेक्स वाला जो डेफिनेशन है उसमें डेड बॉडी के साथ करने को भी इंक्लूड कर लें, या कोई नया सेक्शन लाएं, बट कुछ ना कुछ करें, क्योंकि लॉ में इसकी कमी है जिसका दुरुपयोग हो सकता है आगे। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। अब देखो आप तो इसको इस तरीके से देख लो कि इसको कुछ भी सजा नहीं मिली। मैं अभी जब मैं न्यूज़ पढ़ रहा था ना, मेरे दिमाग में एक बहुत ही विचित्र बात आई। जैसे सोचो कि कोई बंदा है एक्स, ठीक है, उसने वाई को मार दिया, तो ये तो इसने मर्डर किया है, और जेड जो है ना उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, एंड जाके भाई इसने इस डेड बॉडी का रेप कर लिया, फिर तो इसके अकॉर्डिंग इसको सजा ही नहीं मिलेगी, क्योंकि ना इसने कॉन्स्पिरेसी करी है मर्डर की, ना इसने पहला कोई इंटेंशन था। मतलब एक बहुत ही ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। बट आप ये देखो कि फिर तो इस अकॉर्डिंग जो अभी हाईकोर्ट ने किया है, इस अकॉर्डिंग तो ये बंदा सिर्फ मर्डर के लिए कन्विक्ट है ना, रेप के लिए नहीं है। तो इस तरीके से तो फिर यहाँ पे इसको कुछ होगा भी नहीं। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, जो सोचने वाली बात है हमारे कोर्ट्स को, ठीक है। एक सेकेंड दीजिए आप मुझे। एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, एक टेक्निकल इशू फंस रहा था, तो इसीलिए मैं एडिटर को मैसेज किया था मैंने, तो फाइनली अभी उसने बता दिया कि आज वो ऑडियो वाला इशू नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये न्यूज़ थी, आई होप आपको क्लियर हो गई हो। इसके बाद हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस भी दी है कि सीसीटीवी कैमराज एंड ये सब इंस्टॉल करो, बट बात यही है कि यार ये सब तो बात की बात है। फिलहाल जो ये चीज़ हुई है, इससे इसका अगर टेक्निकलिटीज़ में जाओ तो लोग इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। चाइनाज मिलिट्री डिप्लोमेसी इन साउथ ईस्ट एशिया, ये क्या है? देखो चाइना जो है ना वो साउथ ईस्ट एशिया में चीज़ों को करने की कोशिश कर रहा है। क्या करने की कोशिश कर रहा है? अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे फिलीपींस की लोकेशन देखो, ये जो फिलीपींस है ना ये थोड़ा सा यूएस के पास है, और इसकी वजह से चाइना को ये पसंद नहीं आ रहा है। चाइना ने इन एरियाज़ में ना अपनी मिलिट्री ड्रिल्स जो है बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दी हैं। बेसिकली क्यों करी हैं? जो कंट्रीज़ लाइक कैम्बोडिया, सिंगापुर, लाओस, फिलीपींस, इन सबको डराने के लिए कि तुम ज़्यादा यूएस के क्लोज जाओगे तो फिर देख लेना, हमसे बच के रहना। आपको कुछ दिन पहले मैंने
एक आइलैंड के बारे में बताया था, आई होप आपको याद हो, जहाँ पे भी यूएस ने काफ़ी मिलिट्री बेस बनाने की चक्कर में है और चाइना को पसंद नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, ये सब स्ट्रैटेजीज़ हैं। क्यों हैं? जैसा फिलीपींस अगर कोई युद्ध होगा तो यहाँ से चाइना यूएस के लिए ईजी पड़ेगा अटैक करना, तो यही सब ये करते रहते हैं, है ना। ज्ञानवापी केस, हाई कोर्ट टर्न्स डाउन द प्ली बाय मॉस्क पैनल। तो यहाँ पे देखो ये था कि जो केस डाला था इसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन किया था कि भाई हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाला था कि ये केस ना सुना जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं। देखो हुआ क्या था, इस मॉस्क के अंदर ऐसा बोला गया था कि अंदर टेंपल भी है तो उनको ही पूजा करने दी जाए, और उसी के बाद बहुत मामला हुआ था। ज्ञानवापी मॉस्क का इशू मैंने एक बार बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आज नहीं तो किसी और दिन मैं उस वीडियो को अटैच करवा दूंगा, तो वो देख लेना, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे है, नेपाल पीएम टू होल्ड टॉक्स विद मोदी टुडे, लाइकली टू साइन पैक्ट ऑन एनर्जी ट्रेड। तो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो अभी नए बने हैं कुछ दिन पहले, पुष्पा कमल दहाल, तो ये भैया इंडिया विजिट पे आए हैं। काफ़ी सारी चीज़ों में इंडिया के साथ इनके जो है पैक्ट साइन होने वाले हैं। स्पेशली देखो किस पे होगा, एनर्जी पे और ट्रेड पे। देखो नेपाल के साथ ना भारत का रिश्ता अलग है। नेपाल इज़ नॉट लाइक एनी अनदर कंट्री जो जिसके साथ हम रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल के साथ भारत का कल्चरल एस्पेक्ट पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बेटर हैं, और नेपाल आज का नहीं, भारत का बहुत पुराना साथी है। बीच बीच में देखो क्या होता है ना, नेपाल में पॉलिटिक्स के लिए जो लीडर्स आते हैं वो थोड़ा बहुत इंडिया नेपाल का रिलेशन ख़राब करने की कोशिश करते हैं, बट इन द लॉन्ग टर्म आप देखोगे तो नेपाल इज़ वेरी वन ऑफ द फ्यू ऐसी कंट्रीज जिस पे इंडिया कैन रिलाई ऑन। आपको याद होगा कि मोदी जी के समय में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो गया था नेपाल और इंडिया के बीच में, जब नेपाल थोड़ा सा चाइना के क्लोज में जाने लगा था। तो ये सब पॉलिटिक्स है, बट उन सब के बावजूद भी नेपाल जो है इट्स वन ऑफ द वेरी, आप कह सकते हो कि इंडिया के क्लोज है। आप सीधे कल्चरल एस्पेक्ट में देख लो, आप नेपाल घूमने चले जाओ, हमारे यहाँ से तो बहुत ही पास है, लोग ऐसे ही चले जाते हैं, तो वो इंडिया और नेपाल का रिलेशन देखो अलग सीन पे है। फिर क्या है, जयशंकर जी टू मीट लैवरोव क्वीन ड्यूरिंग ब्रिक्स समिट। ये सब काम का है नहीं। ब्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ब्रिक्स का समिट इस बार कौन होस्ट करेगा ये भी बताया था, कैसे इसका समिट यूँ चलता है ये भी बताया था। आपको याद होगा मैंने इसमें एक प्रॉब्लम भी बताई थी कि ब्रिक्स तो ठंडे वस्ते में जा चुका है, लेकिन इतने सारे कंट्रीज इसमें ऐड होना चाहते हैं, उसका क्या। तो ये सारी चीज़ें हैं, ब्रिक्स पे इतना ध्यान दिया नहीं जा रहा है। इसके बाद एक और अभी एक न्यूज़ थी कल के न्यूज़पेपर में जो मैंने मिस कर दी थी। एससीओ की मीट जो है ना वो इंडिया में होने वाली थी, इंडिया वॉज सपोज टू होस्ट एससीओ, बट इंडिया ने अब वर्चुअल ही करने को कह दिया है, मतलब जूम सेशंस के थ्रू ऑनलाइन करेगा। इंडिया ने फिजिकली होस्ट करने को मना कर दिया है। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि इंडिया ने ऐसा क्यों किया, क्यों एससीओ की समिट जो है ना भारत ने होस्ट करने को मना कर दी है। इसके पीछे दो नाम हैं, एक है पाकिस्तान और दूसरा है चाइना। इंडिया को देखो ये चांसेस भी लग रहे हैं कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान चाइना जो है ना ये बाइकआउट कर देगा, क्योंकि इन्होंने कंफर्मेशन नहीं दी थी कि ये आएंगे कि नहीं आएंगे। तो अगर कोई कंट्री समिट ऐसे होस्ट करे और फिर जब उसमें से 2 कंट्रीज आए ही ना, 7-8 कंट्रीज हैं, 7 ही है ना, 5+6 और एक अभी नया ईरान जुड़ा है, तो 7 हुए। चलो मुझे बताओ सबसे रिसेंट कंट्री ऐड कौन सी हुई है एससीओ में, और एक और होने वाली है वो कौन सी है, ठीक है। एससीओ की कहानी आपको पता है, ताशकेंट क्या नाम था उसका यार, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और एससीओ बना कैसे है, पहले आपके शंघाई 5 कंट्रीज होते थे, फिर उसमें उज्बेकिस्तान आया, इंडिया पाकिस्तान 2017 में ज्वाइन हुआ था। आई थिंक ईरान इज़ द लेटेस्ट कंट्री जो 2021 में इसमें ज्वाइन हुआ है, और अभी एक कंट्री और है जो ज्वाइन होने के पीछे पड़ा हुआ है। तो ये एससीओ है। एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। रैट्स करके इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, जो टेररिज्म को टैकल करने के काम में आती है। यहाँ पे बात करते हैं तो चाइना और पाकिस्तान के चांसेस हैं कि यार ये फिजिकली अटेंड नहीं करते, तो इसीलिए इंडिया ने वर्चुअल कर दिया है कि भैया सारी टेंशन ही खत्म। तो वो वाली बात है। काइव लास्ट वॉरशिप डेस्ट्रॉयड, रशिया ने ऐसा बोला है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि भैया जो यूक्रेन है उसकी लास्ट वॉरशिप जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी गई है, ठीक है। अब इस वॉरशिप का नाम क्या था, कुछ उल्टा सा ही नाम है, लिख देता हूँ, यूरी ओली फिरेंको। आप लोगों को ना इसी से मुझे याद आया, आप लोगों ने अभी रिसेंटली जो है
G20 के साइडलाइन पे, G7 के साइडलाइन पे जब मोदी जी और यूक्रेन के प्रेसिडेंट मिले हैं, आपने वो देखा है वो वीडियो? एक बार देखना, मतलब इतनी कोल्ड वाइब्स वाली फील आ रही है ना, वो भाई उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मोदी जी हिंदी में बोलते हैं और वो यूक्रेन वाला अपनी यूक्रेनियन में बोल रहा है, और दोनों में कोई मतलब वो नीचे देख रहा है, मोदी जी बोल रहे हैं। वो वीडियो देखना, यूट्यूब पे है, यू विल रियलाइज कि कैसे डिप्लोमेसी भी वर्क करती है। आप देखना, जब कोई हमारी फ्रेंड कंट्रीज होती है ना, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उससे बहुत ही ज़्यादा गुडविल जेस्चर से मिलते हैं, मतलब लगता है कि हाँ फ्रेंडली कंट्री है, पर वहाँ पे वो चीज़ थोड़ा सा जो कोल्ड वाइब्स थी ना वो दिख रही थी। हाँ, तो यहाँ पे ये यूरी ओल्फ्रिमेको करके जो है, ये लास्ट वॉरशिप बताई जा रही थी यूक्रेन की, जिसको रशिया कह रहा है कि भैया हमने उड़ा दिया है। तो ये यहाँ पे ये न्यूज़ है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज का जो सेशन है हमारा वो यहीं पे ख़त्म होता है। एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू एक्चुअल में लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑल्सो यार देखो, एक चीज़ आप लोगों के लिए है, वो ये है कि आप लोग ना पढ़ाई जब करते हो करंट अफेयर्स की, मुझे बस 1 सेकंड दे दो आप लोग यार। हाँ, तो मैं आप लोगों से क्या कह रहा था कि आप लोग जब करंट अफेयर पढ़ते ना, तो करंट अफेयर के भूत से मत पढ़िए, करंट अफेयर से पढ़िए। क्योंकि करंट अफेयर इज अ सब्जेक्ट जिसको लेके स्टूडेंट्स बहुत टेंशन में रहते हैं। दैट आई अग्री कि हाँ भाई थोड़ा ज़्यादा होता है, बहुत कुछ याद करना होता है, लेकिन किसी भी चीज़ की ना हाइप मत बनाइए। मतलब प्रोसेस पे वर्क करो। MS धोनी बोलते हैं ना भाई, प्रोसेस पे वर्क करो, टीम तो अपने आप जीतेगी। तो प्रोसेस क्या है? द हिंदू सेशंस देखना, द हिंदू आधे घंटे पढ़ना फॉर रीडिंग, नॉट फॉर करंट अफेयर्स। द राइज मैगजीन या फिर कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन जो आप करते हो वो करना। दैट्स इट। मेरे कहने का मतलब है प्रोसेस पे फॉलो करो। प्रोसेस यही है, मॉक टेस्ट दो, मॉक में जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसके आंसर्स निकालो, सही करो। द पॉइंट इज कि यू नीड टू वर्क ऑन कि भाई आप क्या कर सकते हो और कितना कर सकते हो। और हमेशा एक बात ध्यान रखना कि क्वालिटी इज ऑलवेज फार 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 बेटर देन क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 50 चीज़ पढ़ोगे कोई मतलब नहीं है, 10 चीज़ पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, बहुत काम की चीज़ है। तो अगर ये चीज़ समझ पाए, मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत फायदेमंद हो सकता है। सो आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, जय हिंद।